हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम अपने JEE 2025 अप्रैल के एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं। गेस्ट पेपर 1 और 2 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट पेपर 3 से। और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे और हम हर एक चैप्टर को डिवाइड भी करेंगे कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ताकि आप उस टॉपिक से उस क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एन एलिमेंट एक्स विद द फॉलोइंग आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स। तो इसमें दे दिया है, जैसे एक्स दिया है, एलिमेंट एक्स दे दिया है जिसका एटॉमिक मास 200 उसका 90% दे दिया है। एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक मास 199 है उसका 8% दे दिया है। और एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक मास 202 है उसका 2% दे दिया है। और हमें वेटेड एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। वो फॉर्मूला होता है A1x1 प्लस A2x2 प्लस जितने भी एलिमेंट, यहाँ 3 है तो 3, A3x3 और डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। अब A1 A2 A3 क्या है? A1 A2 A3 आर आइसोटोपिक मासेस ऑफ द एलिमेंट x, आर आइसोटोपिक मासेस ऑफ एलिमेंट x। ये हमारा A1 A2 A3 आर आइसोटोपिक मासेस ऑफ एलिमेंट x एंड x1 x2 एंड x3 आर परसेंटेज ऑफ आइसोटोपिक कंपोजिशन। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर सब दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। A1 एटॉमिक मास पहले 200, उसका परसेंटेज 90, दूसरे का 199 मल्टीप्लाई बाई उसका परसेंटेज 8 प्लस 202 एटॉमिक मास परसेंटेज 2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 90 प्लस 8 प्लस 2 100 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 18,000। ये सॉल्व करने पे आएगा 1592 और ये सॉल्व करने में 404। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 199.96 AMU। तो इतना क्लोजर वैल्यू किसके बराबर है? 200 के पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 AMU। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए वेटेड एवरेज एटॉमिक मास का, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये अगर टॉपिक देखें तो ये मोल कॉन्सेप्ट का सॉल्व, दिस इज क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो आप उसको क्लियर कर लो इस टॉपिक को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल हमारा करा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द surface of metal, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10⁵ joule per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन जो हमारा है वो किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। दिस इज क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ होता क्या है, hν की एनर्जी आती है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट होगा और जो इसका वर्क फंक्शन लेगा और फिर वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से अगर ये सरफेस रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्टिंग एनर्जी है, जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द। तो अगर एनर्जी मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हमारे पास मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल मिला के हमें निकालना है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? W0 जिसे वर्क फंक्शन बोल रहे हैं वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस E। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है क्या? काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 1.68 इंटू 10⁵। ठीक है, अच्छा W0 ये E माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा ना, इधर आ जाएगा। W0 इज इक्वल टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कितनी है? एनर्जी है, निकालनी पड़ेगी टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1.68 इंटू 10⁵ जो भी है इंटू जो भी है, ये हमारा होगा वैल्यू क्या है? 1.68 इंटू 10⁵ जो आ रहा है जूल पर मोल आ रहा है। हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी के लिए हमें एक तो लैम्डा दे दिया है और एच और सी की वैल्यू, तो एनर्जी इक्वल होता है hc/λ। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁶626 इंटू 10⁻34 रख देंगे। सी की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू है 300 नैनोमीटर। तो 300 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे
और यहाँ पर हमें जो आ रहा है वो एनर्जी जूल पर मोल है, तो Na से भी मल्टी करना पड़ेगा, तो Na से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज़ और देखना पड़ेगा, वो 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ यूनिट है जूल पर मोल, तो ये भी हमें जूल पर मोल में चाहिए। तो इतना सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 3.975 × 10⁵। तो यहाँ पर रख देंगे 3.975, माइनस कर देंगे, माइनस करने पे आ जाएगा 2.295 × 10⁵, जो कि नियरली अबाउट हो जाएगा किसके 2.31 × 10⁵ जूल पर मोल। क्या हो जाएगा 2.31 × 10⁵ जूल पर मोल। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.31 × 10⁵ जूल पर मोल। ये जूल पर मोल है सारी जगह, ये थोड़ा ध्यान दें। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, एनर्जी 80/n लैम्डा Na से निकाले, और वो किस फॉर्म में है, जूल पर मोल, और दोनों यूनिट जूल पर मोल हैं, तो माइनस कर देंगे, आंसर आ जा रहा है 2.295 × 10⁵, जो कि नियरली इक्वल है 2.31 × 10⁵ से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, उसमें भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, इसमें बताना है कि न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं। तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं Na, B और एम्फोटेरिक का AM कर दे रहे हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड, अब हमें क्या क्या एग्जांपल दिया, CaO, CO2, NO और ZNO, ये हमें 4 एग्जांपल दिए हुए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो हमारा होता है, हमें पता है बेसिक ऑक्साइड जो मेटल ज़्यादा फॉर्म करते हैं, तो कैल्शियम का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो बेसिक मतलब से थर्ड वाला ऑप्शन CaO होना चाहिए, CO2 नहीं, ये नहीं और ये नहीं, तो ये या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी। अब मुझे एसिडिक पता होना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर एसिडिक है, यहाँ है, तो ऑप्शन डी तो सॉल्व हो गया। बाकी देख लेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड NO होता है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में नेचर ऑफ ऑक्साइड का क्वेश्चन है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल चैप्टर का ये। नेक्स्ट सवाल हमारा करा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट PCl5। PCl5 के अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो PCl5 के बारे में आप जान लो पहले, तो PCl5 होता क्या है पहले उसके बारे में समझ लो। तो PCl5 हमारा इस तरह से दिखता है, आप लोगों ने देखा भी होगा केमिकल बॉन्डिंग में। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। इसमें ये 3 बॉन्ड को इक्वेटोरियल बोलते हैं, दिस इज इक्वेटोरियल, और जो ऊपर नीचे होते हैं उनको बोलते हैं एक्सियल। यहाँ 3 इक्वेटोरियल हैं और 2 एक्सियल हैं। जो बॉन्ड लेंथ होता है वो एक्सियल का ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज़ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंगल की बात करें तो इसमें आपस में एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, और ये ऊपर नीचे रहे तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो PCl5 पोसेस 2 डिफरेंट PCl बॉन्ड एंगल, ये बात भी सही है, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री हमारे बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड एंगल हमारे पाए जाते हैं, तो ये बात सही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है क्या, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल PCl5 PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ, नहीं, 3 बड़े होते हैं और 2 छोटे, 3 हमारे 2 लार्जर होते हैं और 3 स्मॉलर होते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो 2 लार्जर और 3 स्मॉलर, ये कॉन्सेप्ट होता है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये हमारा सही आंसर हो। बाकी ऑप्शन को देखिए, PCl5 एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाँ PCl5 का sp ये सही है। PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड, हाँ सिग्मा बॉन्ड, ये कोई पाई बॉन्ड है नहीं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन हमारा बी रॉन्ग है कि सारे PCl बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। PCl5 का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तब जाकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो TV ज्योमेट्री उसमें होती है, उसमें एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल भी हमारा काफ़ी अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर एट टू 10 एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, इसमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल का अगर हमें पूछे तो उसका तो फॉर्मूला हमें पता होता है क्या, -2.303 nRT log
V2/V1 यही होता है। अब यही अगर मुझे प्रेशर के टर्म में होगा तो हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हमारा बॉयल्स लॉ हो जाएगा P1V1 इक्वल टू P2V2। तो यहाँ V2/V1 क्या आ जाएगा, P1/P2 के बराबर आ जाएगा। तो वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो -2.303। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 मोल दिया हुआ है, N इक्वल टू 1 मोल। R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल और लॉग। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा V2/V1 की जगह P1/P2 हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, माइनस का 2.303 मल्टीप्लाई 1 × 2 लॉग P1 मतलब इनिशियल प्रेशर 20/10 हो गया। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। -2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, -4.603 मल्टीप्लाई बाई लॉग का। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर हम लोगों ने भूल गया है, टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 298 केल्विन, 298 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 298 मल्टीप्लाई बाई लॉग 2, 298 भी मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग 2। अब इसको लॉग 2 की वैल्यू -4.606 मल्टीप्लाई बाई 298 मल्टीप्लाई बाई लॉग 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3। सॉल्व कर लेंगे तो ये करीब आएगा माइनस का 413.14 कैलोरीज। कैलोरी में लिया था तो कैलोरी आ गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पुट करना है, टेम्परेचर ध्यान दे लेना, सारे फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक्स का क्वेश्चन है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बोल रहा है कि इफ़ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज इतना दिया हुआ है -119.5 किलो जूल पर मोल। इफ़ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इतनी है, इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें निकालनी है। क्या, बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन बेंजीन का कितना होगा डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन बेंजीन का, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, एंथैल्पी हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन को ध्यान से देखूँ तो साइक्लोहेक्सेन हमारा कुछ इस तरह बनेगा। अब इसमें 1 मोल H2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके लिए जो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इसके लिए लग रहा है, एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए वो लग रहा है -119.5 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं बेंजीन को हमें इसका हाइड्रोजनेशन करना होगा तो 3 मोल H2 की ज़रूरत होगी। यहाँ 2 काम होगा, एक तो इसके रेजोनेंस एनर्जी का भी हमें रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी होगी, प्लस ये वाला भी एनर्जी, तो 2 एनर्जी की यहाँ बात होगी। तो हमारा 2 एनर्जी होगा यहाँ। ठीक है, एक तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये माइनस इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन जो हम निकालेंगे, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, थ्री इंटू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन जो कि 1 मोल के, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम रेजोनेंस एनर्जी। तो 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन क्या है, 3 इंटू माइनस का 119.5 माइनस रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा 150.5। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा -358.5 माइनस, और ये माइनस था ना, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150.4। सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 208.1 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -208.1 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- ऑफ ए 0.1 एक्वस 1 मोलर एक्वस, ये 0.1 मोलर होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% आयनाइड वीक एसिड इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है। हमें पता है, हम कॉन्सेप्ट ये तो जानते हैं कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज 10⁻⁻14 के बराबर होता है। लेकिन ये वीक एसिड, तो इसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, वो होता है C इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो अगर बेसिक से भी अगर बात करूँ तो कोई अगर मान लेते हैं एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, HX टाइप का एसिड है, तो इसको तोड़ेंगे तो H+ + X- में टूटेगा।
और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी 0 होगा, तो इसमें से सी में से सी अल्फा जाएगा, तो ये भी सी अल्फा और सी अल्फा। तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सी अल्फा होगा। तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम सी अल्फा वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सी की वैल्यू हमें पता है कितना, 0.1, अल्फा है 2%, मतलब 2/100। सॉल्व करने में आ जाएगा 2 × 10⁻³ ये एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 2 × 10⁻³ ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, इजिकल टू 10⁻14। तो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10⁻14 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻3। तो 1/2 × 10⁻11 आ गया। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.5 × 10⁻11, दैट इज 5 × 10⁻12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻12 ओ एच माइनस और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, और एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2 × 10⁻3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। बोला है HI ½H2 + ½ इज 8। देख, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ, ये हमारा थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन था, हम लोगों ने लिखना भूल गया। तो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक, दिस क्वेश्चन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ क्या क्या दिया, जैसा जैसा दिया वो लिखते चलो। एक रिएक्शन दे दिया है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे दिया है, और दूसरे रिएक्शन के लिए निकालना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक रिएक्शन है HI, इससे बन रहा ½ H2 + ½ I2, ठीक है। इसके लिए हमें Kc की वैल्यू 8 दी हुई है, लिख लेते हैं पहले इसके लिए। किसके लिए Kc लिख लेंगे, तो H2 की पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, I2 की पावर 1/2 और HI, क्योंकि सारे गैस में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा K की वैल्यू आ गई। दूसरा हमारा H2 + I2 टू फॉर्म 2HI है। इसके लिए अगर मैं K निकालूँ तो ये आ जाएगा HI का स्क्वायर अपॉन H2 × I2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इस K की वैल्यू की बात करूँ, K के कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो अगर मैं देखूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू आएगी 8, H2 की पावर 1/2, I2 की पावर 1/2 और HI को कॉन्सेंट्रेशन, ये इसकी वैल्यू है। इसको मैं अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं ये वैल्यू देखूँ, तो अगर मैं इसको उलट दूँ तो ये 1/8 किसके बराबर हो जाएगा, HI H2 की पावर 1/2 और I2 की पावर 1/2, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ मैं स्क्वायर कर दूँगा तो ये यही बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/64 आ जाएगी, HI का स्क्वायर अपॉन H2 × I2 इसकी वैल्यू। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/64 टाइम्स इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कर जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा 1/64 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का सॉल्व है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रिडॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया, एक रिएक्शन दे दिया है H2O + Br2 टू फॉर्म HOBr + HBr। ये हमारा रिएक्शन दे दिया है। अब पूछ क्या रहा है, इसमें ब्रोमीन का बिहेवियर क्या है। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो 0, यहाँ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, ब्रोमीन का x मान के 0 कर देंगे। यहाँ हाइड्रोजन का हमें निकालना होगा, ब्रोमीन का निकालना होगा, हाइड्रोजन का +1 x = 0, तो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा -1, यहाँ +1 हो जाएगा। तो ब्रोमीन +1 और यहाँ पर ब्रोमीन का क्या हो जाएगा -1। तो ब्रोमीन एक तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +1 और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ब्रोमीन का क्या हो रहा है, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बोल रहा है इन ए 5 एम्पियर करेंट इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट है, मतलब जिंक सल्फेट होगा और उसको 40 मिनट से पास किया जा रहा है, तो जिंक मेटल डिपोजिटेड हो रहा है। तो जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, यहाँ जिंक
2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू तो 2 हो गई। बोला अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड पे कितना जिंक डिपॉजिटेड होगा, तो फॉर्मूला ये लगा देंगे। फॉर्मूला क्या लगा देंगे, मास इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी अपॉन 96500। ये क्या होता है, जेड मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96500 इंटू करेंट इंटू टाइम, एटॉमिक मास या जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा 65, करेंट की वैल्यू 5 एम्पियर, टाइम 40 मिनट। 40 मिनट में कितने सेकंड होता है, 40 इंटू 60 कर देंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है 2400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 हो जाएगा। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2400 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 12000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 4.065 ग्राम ऑफ जिंक। तो जिंक का मास दिया रह सकता है, नहीं तो आपको याद होना चाहिए 65 होता है जिंक का मास। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन रेट 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। मतलब अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूँ तो अगर मैं देखूँ तो ए नॉट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 20 ग्राम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी क्या है 5 ग्राम है। फॉर्मूला सिंपल एक ही लगाना है, के इज इक्वल टू क्या 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। इस कॉन्सेप्ट से हमें लगाना है कि अगर मैं यहाँ से लिखूँ टाइम की बात तो हाउ मच टाइम निकालना है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। 2.303 के रेट कॉन्स्ट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को हम रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक याद लिख लेना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट तो हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इसको माइंड में रखना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू दे दी है, ये यहाँ पर हमारा के आ जाएगा, उसकी वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻²। टाइम निकालना है लॉग ए नॉट 20 ग्राम अपॉन 5 ग्राम, 2.303 10⁻⁻² ऊपर चला जाएगा 100 आ जाएगा, यह आ जाएगा log 4। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू 0.6020 होती है। सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 138.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक हमारा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट सवाल कर रहा है 0 पॉइंट सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल है। बोला है इफ 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट ए टेम्परेचर हायर बाई 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टांस, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट दे दिया है। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे बस। पहले तो हमें दिया क्या गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया। हमें क्या क्या दिया उसको नोट कर लेते हैं। पहले वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है जिसको मैं W1 बोलता हूँ 15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको मैं W2 बोलता हूँ वो दिया हुआ है 15 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टांस मतलब M1 दे दिया है, जो सबस्टांस है उसका वेट कितना दे दिया है। अच्छा निकालना है, M1 निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टांस निकालना है। इस बॉइल्ड एट टेम्परेचर डेल्टा TB की वैल्यू दे दी हुई है 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड, KB की वैल्यू दे दी हुई है 2.16। अब बस हमें यूज करना है, फार्मूला यूज करना है और उसमें निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टांस। तो फार्मूला क्या होता है बस वो यूज कर लेंगे। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा TB इक्वल टू KB ग्राम में रहेगा, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू मतलब W1 मैं बोल रहा हूँ अगर इसको W1 अपॉन M1 इंटू W2। KB की वैल्यू पता है क्या है 2.16, W1 पता है 1000 मतलब W1 तो हमें दिया हुआ है कितना 15 ग्राम मतलब हाँ 15, W1 0.15 ग्राम सॉरी, W1 क्या है 0.15 इंटू 1000। M1 की वैल्यू क्या है, M1 निकालना है
और W1 तो यहाँ पर मैं M1 यहाँ भेज देता हूँ, डेल्टा टी बी यहाँ ले आता हूँ। डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.216, ठीक है। और W2 क्या है, W2 15 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 15 चला जाएगा, तो M1 क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा 100। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1500 पूरा, डिवाइडेड बाई 15, तो आ जाएगा आंसर 100। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, M1 100। तो यहाँ पर 100 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा पी ब्लॉक का सवाल है। ये क्या बोल रहा है, हमारे पास H3PO2 एक कंपाउंड दिया हुआ है, H3PO2। तो मैं इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेता हूँ। ये होता है स्ट्रक्चर। इसमें बोला है इट्स नेम एंड बेसिसिटी रिस्पेक्टिवली यार। तो नेम इसका क्या होगा, नेम इसका याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नेम पूछा है, और बेसिसिटी, बेसिसिटी OH बॉन्ड जितने प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं। तो OH बॉन्ड 1 है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी 1 हो जाएगी। बेसिसिटी 1 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा मैच द कॉलम सवाल है। अब हमें इसमें बात करना होगा V2O5 हमारे पास, ये 4 है और ये 4 ऑप्शन है। तो V2O5 अगर बात करें तो ये होता है SO2, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राईइथाइल एल्युमिनियम। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा पॉलीमराइजेशन ऑफ, अगर मैं बात करूँ उसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। PdCl2 क्या करता है, इथाइन को इथेनॉल में बदलता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल। और निकेल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं जैसे हमारा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, PT जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑप्टिकल यहाँ होता नहीं, ज्योमेट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एंगल चेंज होता है, बस एंगल चेंज होता है। तो एंगल चेंज करना है, सिस ट्रांस कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जैसे PT है तो तुम क्या करो, बस एक को फिक्स कर दो, PY को, ठीक है। और बाकी एक बार बारी बारी ट्रांसपोजिशन में बाकी तीनों लिगेंड को ले आओ। तो एक बार मान लेते हैं Cl आ गया, तो दूसरी बार क्या आ जाएगा, दूसरी बार PY के सामने मान लो PY को फिक्स कर दिया, PY के सामने Cl, PY के सामने अमोनिया और PY के सामने Br, ऐसे लेकर चले आओ। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। PT, PY और क्या हो जाएगा मतलब ठीक है, एक बार हम क्या ले आएंगे, अमोनिया ले आए, Cl ले आए और Br ले आए। ये हो गया हमारा, ये 3 ऑप्शन हो गए, ये हमारा हो गया। अगर किसी को लगे कि हम क्या करें, हम बाकी अगर यहाँ Cl Br है या अमोनिया Br किसी और को कुछ भी लाओ तो चीज़ें बदल जाएंगी। हम जैसे मैं मान लेता हूँ कि Cl अमोनिया है, तो Cl अमोनिया सिस ट्रांस, मतलब कोई भी पोजीशन आप चेंज कर दो वही वापस रिपीट हो जाएगा। जैसे अगर कोई बोले कि यहाँ Br रख देते हैं, यहाँ अमोनिया, यहाँ PY, और इसके सामने देखोगे तो यहाँ अगर Cl के अपोजिट PY आया है तो Br के अपोजिट अमोनिया ही आ रहा है, ये आपस यही वाला केस बन गया। तो ये नहीं होगा, टोटल कितने होंगे, यही 3 होंगे। तो 3 पॉसिबल आइसोमर, ऑप्शन सी, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाइपर कंजुगेशन कहाँ पाया जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो रेडिकल के बगल कार्बन में यहाँ कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन इस पर अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं। ये 4 बॉन्ड पहले से बन चुके, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बने हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर भी इस रेडिकल पे जब बेंजीन रिंग पे कार्बन जो होगा उस पर हाइड्रोजन होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन अगर इस पे देखेंगे तो यहाँ पर लगेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन है
तो अल्फ़ा कार्बन पे अगर रेडिकल से जुड़े नेक्स्ट कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, और अगर उस पर हाइड्रोजन होगा तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। नंबर अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होगा? 1 होगा। किस में? इसमें होगा थर्ड ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन का थर्ड, 3 में ही केवल हाइपर कंजुगेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला विच रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेनॉल। अगर इस रिएक्शन की बात करूँ तो H2SO4, ये तो नहीं होगा। इसमें जो बेस्ट रिएक्शन होगा यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा रिएक्शन होगा ये एंटी मार्कोनी कार्ब से रूल से जाएगा, और उसके लिए हमारा बेस्ट रिएजेंट होगा B2SC H2O2OH-। प्रोपीन जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H2O2 और OH NaOH ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल कार्ब एल्काइलेशन रिएक्शन। इसका रीजन समझ लो पहले, ये स्टेटमेंट सही है। एनिलीन होगा तो फ्रीडल कार्ब एल्काइलेशन में अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो रिएजेंट हमारा क्या होगा? वो होगा CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 अगर मैं बात करूं तो एनिलीन ये रिएक्शन नहीं करता है ड्यू टू द साल्ट फॉर्मेशन विथ एल्युमिनियम क्लोराइड। ये एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए एनिलीन का रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय थ्रू गैब्रियल पैथोलिथ सिंथेसिस। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारा एनिलीन होता है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथोलामाइड सिंथेसिस। रीजन क्या होता है? क्योंकि एरियल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड, ठीक है। इसका रीज़न होता है बिकॉज, ठीक है, एरियल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड। तो ये रीज़न होता है, ठीक है, ये आपको माइंड में रख लेना है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। इसमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट रिएक्शन है। पहला रिएक्शन तो सही है कि जो हमारा एसाइल, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, या फिर CH3COCl जो हमारा होगा एस्टिक एसिड बना लेगा, ये स्टेटमेंट सही है। ये भी सही है कि अल्कोहल को केमनोफोर देंगे ये, तो यहाँ से इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्रोम Cr2O3H2SO4 जॉन्स रिएजेंट देंगे तो ये भी ऑक्सीडेशन करके एसिड बन जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं होगा। एमाइड का जब LiLH4 से रिएक्शन करते हैं तो ये इसको अल्कोहल में छोड़ के आता है। किस में छोड़ के आता है? अल्कोहल में, CH2OH अल्कोहल तक छोड़ के आता है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द कंपाउंड गिवन इन द लिस्ट विद देयर करेक्टरिस्टिक रिएक्शन गिवन इन द लिस्ट सेकंड। ये मैच करना है, तो इसमें हमें रिएक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहला हमारा रिएक्शन है CH3CH2 3 बार और NH2 है, ठीक है। तो इसको पेंटामाइन, अब पेंटामाइन कौन सा इस ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा ये हमें चेक करना है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो पेंटामाइन होगा वो KOH और AlCCHCl3 के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस बैड स्मेल करेगा। रीजन क्या होगा? ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो पहला रिएक्शन होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ CH3CH2NH2, अगर KOH और CHCl3 के साथ रिएक्शन कर लेगा जो कि हमारा प्राइमरी एमीन है, तो यहाँ आइसोसाइनाइड बनेगा CH3CH2 का थ्राइस NC, और इसका बैड स्मेल होता है। तो A का तो हो जाएगा सेकेंड। B का बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा वाइट PPT दे देगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से। फॉर्मेशन किसका करेगा? फॉर्मेशन करेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag+। नेक्स्ट हमारा ईस्टर है। ईस्टर का हम क्या कर रहे हैं? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? C का फर्स्ट करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड बन जाता है और सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। और ये हमारा तो 2 डिग्री अल्कोहल है। लूकास रिएजेंट क्लाउडनेस अपीयर आफ्टर 5 मिनट, 3 डिग्री होता तो तुरंत हो जाता। तो डी का हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो ए सेकेंड, बी थर्ड, डी सी फर्स्ट, डी फोर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें ये क्वेश्चन दे दिया है, बोला है कि केमिकल बॉन्डिंग का ही सवाल है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे दी है, बॉन्ड डिस्टेंस दे दिया, फ्रैक्शनल चार्ज निकलना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल है, μ=Q×D, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। म्यू की वैल्यू दे दी हुई है 1.2 dB,
चार्ज की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो 1 होता है 10⁻18 ASU सेंटीमीटर। इस वैल्यू को पुट कर देंगे 1.2 इंटू 10⁻10 ASU सेंटीमीटर, और डिस्टेंस क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ क्यू रख देंगे। 1 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 10⁻18 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अब बस सिंपल सा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻10 ESU। ये हमारा चार्ज आ जाएगा, फ्रैक्शनल चार्ज आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻10 ESU क्यू, ठीक है। तो बस इसी को नोट कर लेना है। यहाँ 10⁻10 था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ 10⁻10 था। नेक्स्ट सवाल हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल है। म्यू निकालना है, म्यू निकालना है। म्यू एसओ फार्मूला होता है अंडर में n मल्टीप्लाई n+2। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को देखूँ तो यहाँ निकल +2 में होगा, मतलब D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। हाफ फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड उससे बात नहीं है, ऐसी ही फीलिंग होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, और 2 की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2 रूट में 8, जो कि समथिंग लाइक 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन के आसपास आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 इंटू 10⁻−1, तो आंसर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। या 28 29 जो भी है, 2.9 के आसपास, तो 28 या 29 हो सकता है। हमें ब्रीजिंग लिगेंड की बात करना है, तो सम ऑफ ब्रीजिंग कार्बोनिल। तो ब्रीजिंग कार्बोनिल निकालना है किसने होता है, WCO6 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये है। Mn2CO10 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये है, ठीक है। दिस इज MnCO10। तो नंबर ऑफ ब्रीजिंग कार्बोनिल कितने हो जाएंगे, 6 ब्रीजिंग कार्बोनिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितने 5 + 5 10 अच्छा नहीं, यहाँ पर CO ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पर ब्रीजिंग कार्बोनिल 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0। ब्रीजिंग कार्बोनिल किसे बोलेंगे, जैसे 2 मेटल है, तो अगर यहाँ CO लगा होता तो इसको बोलते हैं ब्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर सब टर्मिनल कार्बोनिल, यहाँ टर्मिनल कार्बोनिल की बात कर रहा हूँ। तो 6 टर्मिनल, लेकिन टर्मिनल नहीं पूछा, हमें बोला है ब्रीजिंग, तो ब्रीजिंग हो जाएंगे 0। ब्रीजिंग क्या होंगे 0, कोई ब्रिज नहीं है, कोई ब्रिज सिस्टम इस तरह से ब्रिज सिस्टम नहीं है, तो ब्रीजिंग कार्बोनिल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि एक रिएक्शन है, रेट = K × A टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, दिख भी रहा है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। बोल रहा है कि 50% ऑफ एच डिकम्पोज इन 120 मिनट, मतलब हम रिएक्शन ये बोल सकते हैं A से A/2 हो जा रहा है, उसके लिए 50 मिनट लग रहा है, मतलब T½ की वैल्यू दे दिया है, अरे 120 मिनट, तो ये T½ की वैल्यू 120 मिनट दे दिया 50% एच डिकम्पोज होने में। हमें बताना है कि जब ये 90% डिकम्पोज हो जाएगा, 90% डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब हमारा ये तो 80 टाइम T पे A0 A/2 ख़त्म हो गया, तो A/2 बच गया, लेकिन 90 ख़त्म हो जाएगा, मतलब A/10 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा क्या 10% बच जाएगा ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, A/10 बच जाएगा। तो बताओ कि कितना उसके लिए टाइम कितना लगेगा, कॉन्सेप्ट ये हमारा है। तो कॉन्सेप्ट ये लगाना है, तो सबसे पहले K निकाल लें यहाँ से 0.693/T½ मतलब 120, ये K की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फॉर्मूला तो ये लगेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, K = 2.303/T log A0। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 क्या है, वही होगा हमारा A0 ही होगा, और उसके बाद A0/10 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log बेस 10 की वैल्यू 1 2.303, और ये इंटू 1, और यहाँ टाइम हमें निकालना है, K की वैल्यू क्या है 0.693/120, ये टाइम हमें निकालना है। टाइम क्या हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाई 0.693, ठीक है। तो इसी को डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 399 मिनट्स, एक 400 के आसपास 399 मिनट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 399। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल कर रहा है द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.3 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज। तो वॉल्यूम की वैल्यू 250 ml दे दिया है, और मोलरिटी की वैल्यू 0.35 मोलर दे दिया है। तो मास निकालना है। मास क्या होता है, मास होता है, पहले तो मोल निकाल लेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल = मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मोलरिटी क्या है 0.35 मोलर है, वॉल्यूम कितना है
250 सॉल्व कर लेंगे हमारे। अच्छा ml में तो अगर मोल में निकालना है तो 0.250 आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि वॉल्यूम लीटर को ml में बदल लेंगे, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स, मास निकालना है तो क्या करेंगे, 0.35 मल्टीप्लाई बाय जो 0.25 ही आया है मास सोडियम एसीटेट का निकाल लेंगे, वो हमें दिया हुआ है 82। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा मास ऑफ द सोडियम एसीटेट आ जाएगा। पहले मोल निकालो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से, फिर मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करने पे आएगा 7.18 ग्राम। इंटीजर में अगर पूछा होगा तो 7 के आसपास हो जाएगा, नहीं तो 7.18 आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर होगा, ये सोल्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सारे 25 क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के सारे क्वेश्चन कर लिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप उन सब क्वेश्चनों को अच्छे से अप्रोच करिएगा, कैलकुलेशन सही रखिएगा। थैंक यू।